ठीक है, शुरू करते हैं। आई एम डॉक्टर राहुल गुप्ता, going to discuss about the treatment protocols for mild and moderately severe COVID patients at home isolation. तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 30% केसेस ऐसे होते हैं या आपके पास ऐसे आएंगे जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी एसिम्प्टोमेटिक होंगे, यानी कि वो लोग सिर्फ कैरियर्स होंगे, उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। मेन सिम्टम जैसे कि बुखार आना, खांसी आना, इस तरह के बहुत ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कई पेशेंट्स ऐसे होंगे जो अपना आरटीपीसीआर करवा करके आएंगे, उनमें सिम्टम्स होंगे और वो नेगेटिव निकल रहे होंगे, यानी कि उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही होगी। इनका नंबर भी लगभग 30 से 40% है। मतलब कि इनकी रिपोर्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव होगी। ऐसी कंडीशन में आप इनको नेगेटिव मान करके छोड़ेंगे नहीं, इनको भी ट्रीटमेंट देना है समझाते हुए कि हाँ आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, कुछ रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं पॉजिटिव केसेस में भी, उनको भी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए और आपको उनको ट्रीटमेंट देना भी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है, अगर आगे डिस्कस करते हैं आगे कि अगर वैसे सिम्टम्स आपको लग रहे हैं जो कि कोविड वाले हैं, तो आप जरूर उनको रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ट्रीटमेंट देंगे, उनको समझाएंगे। ठीक, दूसरी बात ये कि कोर्स ऑफ डिजीज का कैसा कोर्स होगा। जिस भी दिन आप पहली बार इन्फेक्ट हुए होंगे या किसी भी केस के कांटेक्ट में आए हुए होंगे या पहली बार कोई ऐसा पॉजिटिव पेशेंट हो जिसके कांटेक्ट में आप आए होंगे, तब से लेकर के लगभग 14 दिन के बीच में कभी भी पेशेंट पॉजिटिव हो सकता है या उसमें सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, यानी इन्फेक्ट होने से लेकर के सिम्टम्स, पहली बार सिम्टम्स आने का जो पीरियड है वो लगभग 14 दिन तक का हो सकता है। तो जिस दिन भी पहला सिम्टम आएगा उसको आप फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे, उसको आप अपनी बीमारी के लिए जो कोर्स ऑफ डिजीज है उसके लिए आप फर्स्ट डे कंसीडर करेंगे जिस दिन पहला सिम्टम आया होगा। पहला सिम्टम कुछ भी हो सकता है वो नाक बहना हो सकता है वो पेट दर्द हो सकता है वो सिर्फ बुखार हो सकता है कि वो सिर्फ बदन दर्द हो सकता है वो सिर्फ खांसी हो। तो जिस भी दिन ये पहला सिम्टम आपको पेशेंट को फील होगा, उस दिन आप उसको पहला डे, फर्स्ट डे मान करके चलेंगे। ठीक है, और उस दिन से लेकर के अगले 7-8 दिन पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको उन दिनों में पेशेंट की अच्छे से देखभाल, अच्छे से उसको फॉलोअप में रखना है। ठीक है, पेशेंट से कहते रहिए कि वो रोज आपको अपना हालचाल बताता रहे। ठीक, इसी बीच क्यों हम ये कह रहे हैं कि 5वें, 6ठा, 7वां, 8वां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि लगभग 5वें, 6ठे दिन के आसपास ही जो पेशेंट है उसको शिकायत हो सकती है ब्रेथलेसनेस की, यानी कि डिस्निया की, सांस फूलने की शिकायत वो कर सकता है। और जैसे ही वो सांस फूलने की शिकायत करता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि वो मॉडरेटली सीवियर कैटेगरी में आना शुरू हो गया है। फिर इसी 5 से 7 दिन के बाद अगर क्या बोलते हैं वो डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, वो इधर उधर भाग रहा है या ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा है या उसने छोड़ दिया कि हमें नॉर्मल सा बुखार है, हम ठीक हो जाएंगे, और इसी कोर्स में 5वें 6ठे दिन उसकी सांस फूलना शुरू होती है, वो इसको भी इग्नोर कर देता है, तो 7वें 8वें दिन के आसपास उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, उसको एडमिट कराना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी हालत काफी बिगड़ जाएगी। क्योंकि यही 7वां 8वां दिन है, यही 5वां 6ठा 7वां 8वां दिन है जब कोविड इन्फेक्शन की वजह से, कोविड वायरस की वजह से बॉडी में साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, और उस स्टॉर्म की वजह से बॉडी इतना इन्फ्लेमेशन शो करती है, इतना इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है कि वो ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। लंग्स डैमेज होने लगेंगे, किडनी डैमेज होने लगेगी और हाई ग्रेड फीवर होने लगेगा। ठीक है, तो इसको आपको ये होने से, उसको हॉस्पिटलाइज होने से बचाना है। यही टाइम है 5वां 6ठा 7वां 8वां दिन है जिसमें आपको पेशेंट को काफी अच्छे से फॉलोअप में लेना है, उसकी हर एक सिम्टम्स को अच्छे से नोटिस करना है। अब बात आती है कि रिकवरी टाइमिंग कितनी है।
कितने दिन में पेशेंट जब पहली बार सिम्टम्स आए हैं उसके कितने दिन में वो रिकवर हो जाएगा, कितने दिन में वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज कितनी है और पेशेंट को कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, यानी कि कोमॉर्बिडिटी। पेशेंट की एज, अगर पेशेंट एडल्ट है, वो लगभग वही 14-15 साल से लेकर के 30-35 साल तक का है, तो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी एज में पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए। लेकिन वहीं पर क्या बोलते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो एल्डरली लोग हैं, उनमें रिकवरी थोड़ी लेट हो सकती है। ठीक वैसे ही जो हेल्दी पीपल हैं उनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी, लगभग 10 से 15 दिन में। और जो इल पेशेंट हैं, यानी कि इनमें कोमॉर्बिडिटीज प्रेजेंट हैं, जैसे कि शुगर हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, किडनी डिजीज हो गई, या हार्ट डिजीज हो गई, एज्मा हो गया, सीओपीडी हो गई, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनमें रिकवरी में भी टाइम लग सकता है, और ये रिकवरी का टाइम लगभग 2 से 3 महीने भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एक बात ये भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, जो रीच है आप लोगों की, अब वो गांव के लोगों के लिए तरफ रीच बढ़ रही है। आप लोगों से गांव के लोगों को आपसे ट्रीटमेंट के लिए बोला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हो सकता है आरटीपीसीआर की सुविधा ना उपलब्ध हो। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग सिर्फ अपने अपने बुद्धि से, अपनी क्लिनिकल नॉलेज से ही डिजीज को डायग्नोस करेंगे, और खुद ही बिना टेस्ट की जरूरत के खुद ही डायग्नोस करेंगे और तुरंत ही कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। क्योंकि इस समय जितने भी बुखार, खांसी, जुकाम के केसेस हो रहे हैं वो 99.9% कोविड की वजह से ही हैं। तो आपको इग्नोर नहीं कर देना है। वो पेशेंट बोलेगा, डॉक्टर साहब वो बताइए कि हमें 2 दिन से जुकाम है, नाक बह रही है और हल्की फुल्की खराश है, और हम परसों एसी में सोए थे, या हमने परसों ठंडा पानी पी लिया था, या हमने आइसक्रीम खा ली थी। तो आप भी सोचेंगे कि हाँ हो सकता है, इससे भी हो सकता है कि हो गया, और ठीक है अच्छा छोड़ दीजिए, आप 2-3 दिन गरारा करिए और फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो पेशेंट बाद में कोविड पॉजिटिव ही निकलेगा। 99.9% चांसेस है कि वो कोविड पॉजिटिव होगा। तो ऐसी कंडीशन में उन ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत माइल्ड सिम्टम्स बता रहे हैं और किसी दूसरी चीज से रिलेट कर देते हैं कि हम एसी में सो गए, हमें जुकाम, हमने ठंडा पानी पी लिया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप इन चीजों को क्या बोलते हैं, बीमारी से मत रिलेट करिए, या बीमारी को इन चीजों से मत रिलेट करिए। आप उसको कोविड सस्पेक्ट करेंगे, कोविड पॉजिटिव सस्पेक्ट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये गांव के लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड लेते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें टाइफाइड हो रहा है, या मेरे गांव के डॉक्टर ने हमें टाइफाइड का ट्रीटमेंट कर रहा था, हमें टाइफाइड है। या ये बोल सकता है कि हमने विडाल करवाया है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है, हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए एक अच्छा टेस्ट नहीं है, इसलिए विडाल के बेस पे टाइफाइड का टेस्ट मत करिएगा, उसको कोविड ही मानिएगा और कोविड का ट्रीटमेंट दीजिए। ठीक है, बिना पेशेंट की बात को सुनते हुए या विडाल पे विश्वास करते हुए। विडाल पे विश्वास मत करिए, पेशेंट पे विश्वास मत करिए, खुद पे विश्वास रखिए और पेशेंट को कोविड का ही ट्रीटमेंट दीजिए अगर उसको बुखार के साथ आ रहा है तो। अब बात करते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं माइल्ड और मॉडरेटली सीवियर केसेस को, तो हम लोग देखते हैं कि माइल्ड केसेस को कैसे डायग्नोज करेंगे और मॉडरेटली सीवियर केसेस को कैसे डायग्नोज करेंगे। डॉक्टर साहब माइल्ड केसेस के सिम्टम्स, हाँ, कैसे पहचानने कि कौन से माइल्ड केसेस हैं। हम लोगों के पास सिर्फ 2 तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आया है कि कैसे हम लोग माइल्ड केसेस को पहचानें और कैसे मॉडरेट केसेस को पहचानें। तो माइल्ड केसेस के लिए पहले दिन से, जैसे हमने बताया कि पहले दिन में आपको बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बुखार, लो ग्रेड फीवर, माइल्ड ग्रेड फीवर हो सकता है 100-101 के आसपास, गले में खराश, सोर थ्रोट, खांसी आ सकती है, नाक बह सकती है। नाक बहने को आप कॉमन कोल्ड से रिलेट नहीं करेंगे, नाक बहना भी कोविड का ही एक सिम्टम है। बदन दर्द, कमजोरी, थकान, सर दर्द। ठीक, ये तो हो गए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोगों को इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोविड में इस बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में आपको पेट में ऐंठन, पेट में दर्द हो सकता है, नॉजिया और वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी लग सकती है और होती भी है, और दस्त हो सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं। इसके अलावा सबको वॉइस में गड़बड़ हो रही है, तो सर वॉइस में गड़बड़ी आ रही है क्या?
सर क्लियर आ रही है आवाज तो। क्लियर? अच्छा, किसी ने मैसेज किया कि वॉइस साफ नहीं है। हो सकता है उनको नहीं आ रही है। ठीक है। तो हाँ, हम कहते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है और लूज मोशंस हो सकते हैं। तो कोई पेशेंट अगर आपके पास इस तरह से आए कि डॉक्टर साहब हमें कुछ दिन से पेट में दर्द हो रहा है और हमें लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको भी आपको कोविड सस्पेक्ट करना है और उसका भी कोविड वाला ही ट्रीटमेंट देना है। ठीक, उसको छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि अरे वो आपको तो हो सकता है कि वो पेट में इन्फेक्शन हो गया हो या क्या बोलते हैं नॉर्मल डायरिया होगा, अभी हम आपको ये वो ओआरएस दे देते हैं और ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। उसको भी कोविड सस्पेक्ट मानते हुए उसका भी कोविड वाला ही ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा जो सिम्टम है वो है लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट। तो हो सकता है कि चौथे पांचवें छठे दिन पेशेंट ये बता सकता है कि डॉक्टर साहब हमें खुशबू आना बंद हो गई है और या हमें स्वाद आना बंद हो गया। ऑल्टर्ड टेस्ट भी मिल सकता है, यानी कि ऑल्टर्ड टेस्ट का मतलब है कि हो सकता है कि वो बताए कि हमें नमक का स्वाद ज्यादा लग रहा है या हमें चीनी ज्यादा, मतलब मीठा ज्यादा लग रहा है। इस तरह की चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ माइल्ड केसेस में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94% से ज्यादा बना रहेगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94% से ज्यादा बना रहेगा और जो रेस्पिरेटरी रेट है वो लगभग 20 से 24 के आसपास, या हम ये कहें कि 24 से कम रहेगी। ठीक है, 24 से कम रहेगी और कोई भी ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो माइल्ड केसेस के सिम्टम्स क्या क्या हो गए जो पहले दूसरे दिन देखने को मिल सकते हैं? फीवर, सोर थ्रोट, कफ, नाक बहना, रनिंग नोज, बदन दर्द, सिर दर्द, हेडेक, बॉडी पेन, वीकनेस। और फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं कि पेट में दर्द, दस्त, उल्टी आना और साथ ही साथ हाँ, कंजंक्टिवाइटिस भी मिल सकता है। कंजंक्टिवाइटिस मिल सकता है, बॉडी में रैशेस मिल सकते हैं, डिस्कलरेशन मिल सकता है। हो सकता है कि जो हाथ हैं या हाथ की उंगलियां हैं वो नीली पड़ जाए। ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, रैशेस भी मिल सकते हैं। तो इनको किन्हीं दूसरी बीमारियों से रिलेट नहीं करना है, आपको रैशेस मिल सकते हैं जो इसमें नहीं मेंशन है यहाँ पर। रैशेस, कंजंक्टिवाइटिस, बॉडी डिस्कलरेशन, यानी कि हाथ हाथ जो है या पैर जो है उनमें नीला पड़ सकता है, वो नीले नीले आपको दिखने लगेंगे, या पेशेंट ऐसा शिकायत कर सकता है। चेहरे पर रैशेस मिल सकते हैं, हाथ पैर में रैशेस मिल सकते हैं, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। और दूसरा क्या है? स्वाद ना आना और गंध ना पहचान पाना। ठीक, सैचुरेशन माइल्ड केसेस में सैचुरेशन हमेशा 94% से ऊपर रहेगा और रेस्पिरेटरी रेट 24 से नीचे रहेगा। ये बात हो गई माइल्ड केसेस की। अब मॉडरेट केसेस की बात करें तो मॉडरेटली सीवियर केसेस कैसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कैसे केसेस पहचाने। तो माइल्ड केसेस शायद आप लोग पहचानना सीख गए होंगे। ये सिम्टम्स 1-2 दिन 3 दिन तक रहेंगे, उसके बाद धीमे धीमे करके गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग मॉडरेटली सीवियर केसेस की बात करें तो 5वें छठे दिन के आसपास पेशेंट ये बोलेगा, जो 90% केसेस में आपको ये देखने को मिल जाएगा कि पेशेंट ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमें इधर तेज बुखार आ रहा है। वो तेज बुखार 101, 102, 103 और 104 तक भी जा सकता है। हमें तेज बुखार आ रहा है और पैरासिटामोल खाने के बाद भी हमारा बुखार नहीं उतर रहा है। तो ऐसी कंडीशन को आप लोग मॉडरेटली सीवियर कंडीशन में या मॉडरेटली सीवियर केस में डाल देंगे। डॉक्टर साहब मॉडरेटली सीवियर केस की स्लाइड लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसी केस में जो 5वें छठे 7वें दिन जो है जो तेज बुखार आ रहा है उसको आप लोग मॉडरेटली सीवियर पेशेंट की कैटेगरी में डालेंगे। अब कैसा कैसा पेशेंट कैसे बता सकता है? पेशेंट इस तरह से बता सकता है कि डॉक्टर साहब हमें तेज बुखार आ रहा है। आप पूछेंगे कितना आ रहा है, वो बता देगा कि लगभग 102 103 के आसपास आ रहा है। तो आप उसको पहला दिन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो उसने आपसे पहली बार ही फोन किया है और वो कह रहा है डॉक्टर साहब आज हमें तेज बुखार आया, तो आप उसको पहला दिन कंसीडर करेंगे। ये गलत होगा। पहला दिन कंसीडर नहीं करना है। उससे पूछिए, उससे अच्छे से पूछिए कि ये बताओ कि क्या पहले आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि माइल्ड सिम्टम्स जो हैं वो 4-5 दिन पहले तो नहीं आए। उसको माइल्ड सिम्टम्स के बारे में जरूर पूछना है कि माइल्ड सिम्टम्स 4-5 दिन पहले आए हैं कि नहीं आए। यानी कि उससे पूछिए कि 4-5 दिन पहले या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले तुम्हें ऐसा तो नहीं कि बुखार आया हो या खांसी रही हो या खराश रहा हो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने बताया कि 5वें 6ठे 7वें 8वें दिन के आसपास पास साइटोकाइन स्टॉर्म आएगा और उसकी वजह से उसकी हालत खराब हो सकती है, वो माइल्ड से मॉडरेट केस में चला जाएगा।
अगर वो तेज बुखार का दिन आप पहला दिन कंसीडर कर लेंगे तो आप मॉडरेटली सीवियर कैटेगरी में उसको नहीं डालेंगे, आप माइल्ड में ही डाले रखेंगे और वो साइटोकाइन स्टॉर्म से परेशान हो जाएगा, वो अधिक बीमार हो जाएगा और हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में अच्छे से आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए कि जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो किस दिन आए थे, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब होगी वो 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन के आसपास खराब होगी और इसी टाइम पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। यही टाइम है आपके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है कि आपको इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं, आपको स्टेरॉइड शुरू करनी पड़ेगी और यहीं पर ही पेशेंट बचाया जा सकेगा, उसको आगे हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी यही जिम्मेदारी है, आपकी जो मुख्य जिम्मेदारी है वो ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन पे लोड ना पड़ने पाए और आप जैसे डॉक्टर्स ही उनको घर पर ही संभाल लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करने के लिए आपको हिस्ट्री अच्छे से लेनी पड़ेगी, जो कि हम लोग हमेशा सीखते रहे हैं कि हिस्ट्री अच्छे से ली जाए कि बुखार ऐसा तो नहीं कि वो जो अभी वो बुखार लेकर के आया है वो काफी दिन से चल रहा हो, वो आज ही बता रहा हो कि आज हमें पहली बार तेज बुखार आया है और उसको पहली बार इक्का दुक्का हल्का फुल्का बुखार आ चुका हो। तो ये चीज अच्छे से पूछनी है। तो मोडिलिटी सीवर पेशेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको तेज बुखार आ रहा होगा। हो सकता है कि वो आपको बुखार के साथ साथ ये भी शिकायत करे कि डॉक्टर साहब मेरी सांस फूल रही है, ठीक है, या क्या बोलते हैं हम सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कोई ये कह सकते हैं कि कोई पुराना पेशेंट हो जिसको पहले से ही रेस्पिरेटरी या कार्डियक डिजीज हो, जिनकी पहले से ही सांस फूलती हो, तो ऐसी कंडीशन में 5वें, 6ठे, 7वें दिन के आसपास उनकी जो ब्रेथलेसनेस है वो बढ़ जाएगी, वो और खराब हो जाएगी और बुरी सांस फूलना और ज्यादा सांस फूलना बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो SpO2 है वो लगभग 90% से नीचे जाने लगेगा। जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 24 से 30 के आसपास हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ करके 24 से ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा उनको डायरिया हो सकता है, डिजनेस हो सकती है और ऑल्टर्ड सेंसोरियम कंफ्यूजन जैसी स्टेट्स बन सकती हैं, ठीक है। तो इन मॉडरेटली सीवियर केसेस को आप लोगों को ध्यान देना है कि मॉडरेटली सीवियर केसेस में पेशेंट की सबसे मेन शिकायत ये होगी कि डॉक्टर साहब हमें 6ठे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन के आसपास तेज बुखार आ रहा है और वो पैरासिटामोल खाने के बाद भी नहीं उतरता है, ठीक। SpO2 नीचे जाने लगेगा और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि हम लोग माइल्ड केसेस में हाँ एक बात ये भी है कि हम लोग हाई रिस्क पेशेंट्स को कैसे देखेंगे, हाई रिस्क पेशेंट्स क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ये पेशेंट्स हाई रिस्क हैं। और हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उनको अच्छे से फॉलोअप में लेना है। तो सब हाई रिस्क वाली स्लाइड लगा दीजिए जरा। हाई रिस्क पेशेंट्स में कौन कौन से लोग आएंगे? ऐसे पेशेंट्स जो क्या बोलते हैं जिनको शुगर हो, शुगर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 भी हो सकता है और टाइप 2 भी हो सकता है, दोनों ही हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। डायबिटीज के अलावा हाइपरटेंशन भी हाई रिस्क पेशेंट है, एजमा, COPD, ILD यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, अगर हम लोग क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शंस की बात करें या डिजीज की बात करें तो एजमा, COPD, ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सभी पेशेंट्स हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। इनके अलावा अगर हम लोग किडनी डिजीज की बात करें तो CKD, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। अगर हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हार्ट फेलियर और CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज, ये भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। इनके अलावा ओबेसिटी की बात करें तो ओबेसिटी जो ऐसे पेशेंट्स जिनका BMI आप कैलकुलेट कर लेते होंगे, ऐसे पेशेंट्स जिनका BMI 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा रहे, ऐसे पेशेंट्स, और ओवरवेट यानी कि जिनका BMI 25 kg पर मीटर स्क्वायर से 29 kg पर मीटर स्क्वायर के बीच में रहे, ये ओवरवेट पेशेंट्स हैं। ये दोनों ही हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, ठीक है। ओबीज और ओवरवेट पेशेंट्स को हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, ये भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, इनको भी अच्छे से फॉलोअप में लेना है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, छोटे बच्चे, स्मोकर्स और ऐसे पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, वो भी हाई रिस्क पेशेंट्स में आएंगे। और ऐसे पेशेंट जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो, जिनको जैसे कि क्या बोलते हैं इंजेक्शंस लेते हो या फिर गांजा चरस पीते हो, भांग पीते हो,
दारू एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्शन हो, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स भी हाई रिस्क केसेस में आएंगे। इनके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो गए जैसे कि जो HIV और एड्स के पेशेंट्स हो गए, ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स पे चल रहे हों, जिनको इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जा रहे हों, और इनके अलावा जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इम्यूनो सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप इनको हाई रिस्क पेशेंट्स कंसीडर करेंगे। ठीक, तो ये हो गई हाई रिस्क पेशेंट्स के बारे में बातें, और इनको आप अच्छे से फॉलो अप में लेंगे, इनके ऊपर अधिक ध्यान देना है। ठीक, अब बात आती है कि माइल्ड केसेस को और मॉडरेट केसेस को कैसे ट्रीट किया जाए। हाँ बिल्कुल, जो भी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स ले रहे हैं वो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स कैसे भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स ले रहा हो वो हाई रिस्क पेशेंट्स में आएगा। अब माइल्ड केसेस को कैसे ट्रीट किया जाए, तो ये जो शुरू के जो 6 पॉइंट्स आपको स्लाइड पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये माइल्ड केसेस के लिए भी हैं और ये मॉडरेट केसेस के लिए भी हैं, दोनों के लिए ही ये चीज है। ठीक है, दोनों ही केस को जैसे ही आप सस्पेक्ट करेंगे आप उनको तुरंत होम आइसोलेशन में डालेंगे। होम आइसोलेशन के लिए उनका एक सेपरेट बाथरूम, सेपरेट बेडरूम और सेपरेट टॉयलेट होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश आप यही करिए कि उनको आप समझाएं कि उनका जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका अलग से बाथरूम, बेडरूम और टॉयलेट होना चाहिए। इसके अलावा वो लगभग दिन में 4 लीटर पानी पिए। हैप्पी है folks ये? अभी इन सब ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब बाद में डिस्कस किए जाएंगे, अभी तो पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बात ही नहीं करी है। ठीक है, तो हाँ, एक दिन में लगभग 4 लीटर पानी पीना है। स्टीम लेनी है सादे पानी की दिन में 3 से 4 बार। जो गार्गल करना है, गार्गलिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, या फिर लिक्विड बिटाडीन डाल दिया जाए उसमें, एक गिलसिया पानी में लगभग 1 ढक्कन बिटाडीन डाल दिया जाए, या फिर गुनगुने पानी में नमक डाल करके दिन में 2 से 3 बार गरारा या गार्गल करना है। ठीक है, पेशेंट्स जो शुगर के पेशेंट्स हैं, BP के पेशेंट्स हैं, दिल के मरीज हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनकी पुरानी, और थायराइड के पेशेंट्स हैं, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, जो पहले से कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो अपना ट्रीटमेंट वैसे ही जारी रखेंगे, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये है कि आपको पेशेंट को संभाल करके रखना है। पेशेंट जैसे ही उसको पता चलता है कि हमें कोविड है, या जैसे ही उसकी थोड़ी बहुत तबीयत गड़बड़ होने लगती है, वो पैनिक करके हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है और अपनी तबीयत और खराब कर लेता है। ठीक है, तो ये आपके डॉक्टर होने के उससे आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेशेंट्स को अच्छे से संभाल करके उनको अच्छे से शांत करते हुए उनका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, उनको सांत्वना देना, सांत्वना मतलब वैसी सांत्वना नहीं कि नहीं, लेकिन हाँ आपको उनको पॉजिटिविटी दे करके रखनी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, परेशान होने के लिए कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि कोविड को लेकर के लोग डर जा रहे हैं, तो आपको उनको संभालने की जरूरत है। अब बात करते हैं, ये ध्यान रखना है कि माइल्ड केसेस के लिए भी है और ये मॉडरेट केसेस के लिए भी है। मेडिकेशंस, दवाइयां कौन कौन सी देनी है माइल्ड केसेस में। माइल्ड केसेस में जो दवाइयां चलनी है वो है सबसे पहले आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम के हिसाब से पर केजी, 200 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से लगभग एक एडल्ट के लिए, एक 60 केजी के एडल्ट के लिए 12 मिलीग्राम देनी होती है, रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद, 3 दिन के लिए। ठीक, आइवरमेक्टिन 12 mg दिन में एक बार देनी है, रात देनी है ग्राम। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन दिन में एक बार, 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन ये दोनों दवाइयां बंद हो जाएंगी, सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन देनी होगी, सॉरी सिर्फ नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन देनी होगी चौथे दिन से। चौथे दिन से लेकर के अगले 5 से 7 दिन तक डॉक्सीसाइक्लिन आप दे सकते हैं, 100 मिलीग्राम सुबह और शाम। ठीक, पैरासीटामोल की बात करें तो जो बच्चे हैं उनको 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल देनी है, और जो एडल्ट्स हैं उनको 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल देनी है। ठीक, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। ये काम आपको 5 से 7 दिन तक करना है। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही है? बॉस आ रही है, बीच बीच में थोड़ी सी क्रैक हो रही थी, बट क्लियर है वैसे तो। अच्छा अच्छा, ठीक है।
अब बीच में नेटवर्क का तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, अगर चला जाता तो पता ही नहीं चलता होगा, वैसे नेटवर्क तो फुल है। ठीक है, तो हाँ पैरासिटामोल की बात कर रहे थे। तो जो बच्चे हैं उनमें पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन के लिए देनी है। एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन के लिए देनी है। 3 दिन के बाद आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन बंद कर देनी है, दिन में 1 बार देनी है। ठीक। डॉक्सीसाइक्लिन दिन में 2 बार देनी है, चौथे दिन से शुरू करनी है। पहले दिन से ये बात ध्यान रखनी है कि पहले दिन से डॉक्सीसाइक्लिन नहीं शुरू करनी है। डॉक्सीसाइक्लिन चौथे दिन से शुरू करनी है, दिन में 2 बार देनी है और अगले 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। ठीक। पैरासिटामोल 500 mg देनी है बच्चों में और 650 mg देनी है बड़ों में। 500 mg बच्चों में और 650 mg बड़ों में, दिन में 3 दिन के लिए, दिन में 3 बार लगातार 5 से 7 दिन के लिए। ऐसा मत करिएगा कि अगर बुखार नहीं आ रहा है तो आप पैरासिटामोल बंद कर दें, ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, पैरासिटामोल एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और कोविड एक हाइपर इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, हाइपर इंफ्लेमेटरी डिजीज है। तो ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेमेशन को कम रखने के लिए पैरासिटामोल आप 5 से 7 दिन तक लगातार दीजिए। ठीक। इसके अलावा पैरासिटामोल के अलावा हाँ एक बात ये बड़ी जरूरी है कि आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं देनी है। आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये दोनों ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों में और प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं देनी है। जो विटामिन सी है ये दिन में 2 बार देनी है, 500 मिलीग्राम 10 दिन के लिए। मल्टीविटामिन सुप्राडीन हो सकती है, सिरप A to Z हो सकता है, A to Z की टैबलेट भी आती हैं, जिंकोविट नाम से आता है मल्टीविटामिन, ये दिन में 1 बार देनी है 10 दिन के लिए। विटामिन डी 60,000 यूनिट हफ्ते में 1 बार देनी है अगले 3 हफ्तों के लिए। ठीक। और जिंक जो है ये 50 मिलीग्राम दिन में 1 बार देनी है 10 दिन के लिए। ये तो बात हो गई माइल्ड केसेस के लिए। अब बात करते हैं मॉडरेट केसेस के लिए। तो मॉडरेट केसेस का ट्रीटमेंट में माइल्ड केसेस की जो दवाइयां हैं वो तो चलानी ही चलानी है, लेकिन जिस दिन भी आप मॉडरेट केस को मतलब आपने डायग्नोज कर लिया है कि अब वो मॉडरेटली सीवियर केस हो गया है, तो आप ऐसी कंडीशन में तुरंत दवाइयां बढ़ा देंगे। ठीक है। तो मॉडरेटली सीवियर, जैसे कि हमने बताया कि मॉडरेटली सीवियर पेशेंट्स को वो खुद बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमें आज लगभग 5वें 6ठे 7वें 8वें दिन के आसपास तेज बुखार आ गया है। तो तेज बुखार सुनते ही आप तुरंत उसको मॉडरेट, अगर वो 5वें 6ठे 7वें 8वें दिन के आसपास उसने बताया है तो आप ये मान लेंगे कि वो मॉडरेटली सीवियर पेशेंट है। उसकी रेस्पिरेटरी रेट, जरूरी नहीं है उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी बढ़ा मिल सकता है। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट 24 टाइम्स पर मिनट से ज्यादा हो जाएगा और SpO2 93% से कम हो जाएगा। ठीक। तेज बुखार को सुनते ही आप उसका तुरंत मॉडरेटली सीवियर पेशेंट की कैटेगरी में डालेंगे और उसका ट्रीटमेंट मॉडरेटली सीवियर पेशेंट के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। करना क्या है? करना यह है कि 0.5 मिलीग्राम से लेकर के 1 मिलीग्राम पर केजी के रेट से आप उसको मेथिलप्रेडनिसोलोन, यानी कि मेथिलप्रेडनिसोलोन एक ओरल स्टेरॉइड है, वो शुरू कर देंगे। ठीक है ना, मेथिलप्रेडनिसोलोन शुरू कर देंगे। शुरुआत करने के लिए आप मेथिलप्रेडनिसोलोन मेड्रोल, देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेड्रोल नाम से टैबलेट आती है 16 मिलीग्राम की, 4 के मल्टीपल्स में आती है। 4 मिलीग्राम आएगी, 8 मिलीग्राम आएगी, 16 मिलीग्राम आएगी, इसमें आती है। तो 16 मिलीग्राम की 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम में देंगे। ठीक। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखनी है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में दरअसल होता क्या है कि जो स्टेरॉइड है ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करती है। तो डायबिटीज के पेशेंट्स में और ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने लगेगी। जैसे ही आप स्टेरॉइड शुरू करेंगे तो उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने लगेगी। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि जो उनकी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं उनको बंद कर देंगे और उसकी जगह इंसुलिन थेरेपी शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो सके। इसके अलावा आपको ये करना है कि उनका सीबीसी और सीआरपी, सीरम एलडीएच और डी डाइमर, ये टेस्ट पहले दिन ही भेज देना है। जिस दिन आप समझेंगे कि ये मॉडरेटली सीवियर केस है उसी दिन सीबीसी, सीआरपी, सीरम एलडीएच और डी डाइमर की टेस्ट के लिए भेज देंगे और एलएफटी और केएफटी ये टेस्ट भेज देंगे। आपको अगले टेस्ट में सीआरपी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सीआरपी का लेवल ही इंसुलिन थेरेपी पे इसलिए स्विच कर रहे हैं क्योंकि जो स्टेरॉइड्स हैं वो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करते हैं। कोई पेशेंट पहले से ही डायबिटिक रहेगा तो उसका शुगर लेवल पहले से ही हाई है,
हम स्टेरॉइड देकर के उसका शुगर लेवल और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो जो उसकी पहले से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स चल रही हैं वो उस शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन पे स्विच करना पड़ेगा। ठीक, तो हाँ, दूसरी बात हम ये कर रहे थे कि सीआरपी हमने ये टेस्ट करवाया, सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम एलडीएच, डी डाइमर, एलएफटी और केएफटी, ये टेस्ट करवाए। ठीक है, इस बेस पे सीआरपी के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें स्टेरॉइड्स की डोज आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है। अगर बढ़ानी है तो हम लोग उसको 16 mg से 32 mg सुबह शाम कर देंगे। एंटीकोगुलेंट की बात करें तो डी डाइमर जो है, अगर डी डाइमर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो अगर डी डाइमर नॉर्मल वैल्यू से डबल से ज्यादा आ रहा है, नॉर्मल वैल्यू की डबल से ज्यादा आ रहा है, तो डी डाइमर के लिए हम लोग एंटीकोगुलेशन थेरेपी शुरू करेंगे। एंटीकोगुलेशन थेरेपी में हम लोग इनॉक्सापैरिन एक लो मोलेकुलर वेट हेपारिन है। हाँ, साथ में देनी है। जितनी भी ये दवाइयां चल रही हैं, नहीं, शुरू में स्टेरॉइड शुरू में नहीं दे सकते हैं, एकदम शुरू में नहीं देना है। स्टेरॉइड सिर्फ तभी देंगे जब वो मॉडरेटली सीवियर पेशेंट होगा, और ये आप डिसाइड करेंगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन के आसपास। तब तक इवर्मेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन, इवर्मेक्टिन और जिथ्रोमाइसिन बंद हो चुकी होगी, लेकिन हाँ डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह चल रही होंगी, उसी के साथ ये दवाइयां ऐड कर देनी है। ठीक है, तो एंटीकोगुलेशन थेरेपी शुरू करेंगे। एंटीकोगुलेशन थेरेपी में इनॉक्सापैरिन देना है, लो मोलेकुलर वेट हेपारिन, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होगा। 0.5 मिलीग्राम पर केजी के वेट से देना होता है पर डे, और सबक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि कोई पेशेंट गांव में है, उसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है या वो नहीं लगवा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में एक टैबलेट है रिवारोक्साबैन, जो कि आप लोगों को ब्रांड नेम जेरल्टो और एलिक्विस नाम से मिल जाएगी। ये 10 मिलीग्राम की रोज एक गोली देनी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात करी हम लोगों ने ओरल स्टेरॉइड्स की, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा, या वरना बाद में स्लाइड में हम चेंज करवा देंगे, बढ़वा देंगे। ओरल स्टेरॉइड्स के अलावा आप लोगों को इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स भी देने हैं पेशेंट्स को। इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स में ब्यूडेसोनाइड, जो कि ब्यूडेकॉर्ट और फोराकॉर्ट नाम से मिल जाएगी, लगभग 500 माइक्रोग्राम या 0.5 मिलीग्राम, ये नेबुलाइजर से देनी है। उसको पेशेंट को नेबुलाइज करवाना है ब्यूडेसोनाइड से। ब्यूडेसोनाइड 0.5 मिलीग्राम ब्यूडेसोनाइड से 2 बार नेबुलाइज कराना है। ब्यूडेसोनाइड एक इनहेलेशनल स्टेरॉइड है, और जो मेथिलप्रेडनिसोलोन है ये एक ओरल स्टेरॉइड है। ये दोनों ही स्टेरॉइड्स आपको शुरू कर देने हैं, इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स भी और ओरल स्टेरॉइड्स भी। ओरल स्टेरॉइड्स हम लोग जो बॉडी में साइटोकाइन लेवल बढ़ा हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए, और इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स इसलिए दे रहे हैं ताकि जो लंग में इन्फ्लेमेशन हो रखा है, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन, 1 मिनट की। हाँ, इनको भी मॉडरेट ही कंसीडर करिए आप। अगर सीटी आ रहा है आपके पास, पहली बात तो आप खुद से सीटी नहीं बोलेंगे, एचआरसीटी नहीं बोलेंगे करवाने के लिए, आप कोशिश करिए कि एक्सरे ही बोलिए। बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो जाए तो सीनियर से कंसल्ट करने के बाद ही सीटी स्कैन किसी को प्रिस्क्राइब करिए, वरना मत ही करिए। ठीक, तो अगर सीटी स्कैन में भी हाई हाई सीटी सीवियरिटी इंडेक्स आ रहा है, तो आप उसको मॉडरेटली सीवियर पेशेंट कंसीडर करके ओरल स्टेरॉइड्स और इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स शुरू करिए। हम बता रहे थे ओरल स्टेरॉइड्स जो है वो ब्लड के साइटोकाइन लेवल को या ब्लड के इन्फ्लेमेशन, पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन लेवल को कम करने के लिए, और जो इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स हैं वो लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन हो रखा है, जो निमोनिया हो रखा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, इसके अलावा अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जा रहा है तो आप ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, और साथ ही साथ उसको प्रोन करवाएंगे। प्रोन करवाने का मतलब है कि उसको पेट के बल लिटा देंगे। हर 1 से 1.5 घंटे बाद उसको 15-20 मिनट के लिए पेट के बल लिटा दीजिए। प्रोन करने का क्या तरीका है ये अभी डिस्कस करते हैं आपसे। डॉक्टर साहब, प्रोन करने वाली जरा स्लाइड बना दीजिए, दिखा दीजिए, ये रही प्रोनिंग। ठीक है, तो देखिए साफ साफ इसमें दिखाया जा रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको करवट, पेशेंट को बोलना है कि करवट लेता रहे, यानी कि हर जैसे 15-20 मिनट के लिए वो पेट के बल लेट गया, 15-20 मिनट के लिए वो बाई करवट लेट गया, 15-20 मिनट के लिए वो दाई करवट लेट गया, और 15-20 मिनट के लिए वो फिर से सीधा पीठ के बल लेट गया। ठीक है, तो ऐसे उसको प्रोनिंग करवानी है। ठीक, खाना खाने के तुरंत बाद प्रोनिंग नहीं करवानी है, खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ही प्रोनिंग करवानी है।
ठीक है। और इसके अलावा अगर वो पेशेंट बेहोश हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोनिंग नहीं करवानी है। ठीक, अब बात करते हैं चार्टिंग के लिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको पेशेंट से लेनी है। ठीक है, तो पेशेंट से एक चार्ट बनवाना है। इस चार्ट में उस पेशेंट का तापमान, टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन ये मेंटेन करवाना है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा चार्ट, ये रहा चार्ट। ठीक है, दिन में 3 बार सुबह एक तरफ आप डेट डलवाएंगे और फिर बीच में सुबह, दोपहर, शाम इसको लिखते हुए सुबह का तापमान, दोपहर का तापमान और रात का तापमान और साथ ही साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन ये चार्ट में मेंटेन करवाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा कैसे जाए। तापमान तो, टेम्परेचर तो सब ले लेंगे, लेकिन सैचुरेशन कैसे नापा जाए। तो सैचुरेशन नापने के लिए एक ऑक्सीजन प्रोब आता है या पल्स ऑक्सीमीटर आता है। पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे कैसे नापना है ये भी पेशेंट को सिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी कभी पेशेंट गड़बड़ नापते रहते हैं। ठीक है, करना क्या है कि पहले पेशेंट से कहना है कि वो आराम से 10 से 15 मिनट के लिए वो रेस्टिंग कंडीशन में रहे। उसके बाद वो अपनी पहली उंगली में या फिर बीच वाली उंगली में, यानी कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में किसी में से एक में प्रोब को लगातार 1 से 2 मिनट के लिए लगाए रखे। उसके बाद जो रीडिंग आ रही है वो नोट करे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का हाथ ठंडा है तो ऐसी कंडीशन में SpO2 वैल्यू जो है वो कम आ रही होती है। इस कंडीशन में पेशेंट को आप बोलेंगे कि वो अपने हाथ को मल करके ऐसे ऐसे, स्क्रीन पे दिख तो नहीं रहा है लेकिन आवाज समझ लीजिए, हाथ को आपस में रगड़ेगा और उससे हाथों को गर्म करेगा। हाथों को गर्म करने के बाद दोबारा अपना SpO2 लेगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या करना है कि अब जो उसने 10-15 मिनट के लिए आराम कर लिया है उसको अब उसने पेशेंट ने SpO2 ले लिया है, मिल लिया, उसके बाद वो खड़ा होगा, लगभग 6 मिनट तक के लिए चलेगा। चलने के बाद दोबारा अपना SpO2 मेजर करेगा। दोबारा SpO2 मेजर करने के बाद दोबारा SpO2 मेजर करने के बाद अगर सैचुरेशन 94% से कम हो जाए या फिर उसका जो पुराना सैचुरेशन है, जब उसने रेस्टिंग कंडीशन में लिया था सैचुरेशन, उससे अगर वैल्यू 3% कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको और पेशेंट को दोनों ही सतर्क हो जाने की जरूरत है। तो ये हो गया कैसे क्या बोलते हैं नापें, कैसे सैचुरेशन नापें। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास ऑक्सीमीटर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे पता करें कि सैचुरेशन कैसा होगा। तो उसके लिए डॉक्टर साहब अगली स्लाइड कर दीजिए। हाँ, ये रही, ये देखिए नीचे जो है ब्रेथ होल्डिंग करके कैसे ब्रेथ होल्डिंग मेथड दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, पेशेंट से कहिए पहले थोड़ी देर के लिए बैठ करके नॉर्मल सांस ले। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उससे कहिए कि वो लगभग कोशिश करे कि 20 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक करके रोक कर रखने की कोशिश करे। अगर वो 20 सेकंड सांस रोक ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो ठीक है, उसका जो सैचुरेशन है वो मेंटेन्ड है। ये तब है जब उसको घर में ऑक्सीजन प्रोब या पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो 20 सेकंड अगर वो सांस रोक ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है। ठीक, तो क्या क्या बातें हो गई, कुछ रह गया है? स्लाइड आगे पीछे करिए जरा। हो तो गया सब। अच्छा, ये रहा, देखिए एक स्लाइड ये रही। इसमें क्या करना है कि आपको अगर मतलब जैसे कोई पेशेंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट की वजह से ही पेशेंट को सांस फूल, उसको लगता है कि मेरी सांस फूल रही है, घबराहट की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में कैसे आपको असेस करना है कि उसकी सच में सांस फूल रही है या नहीं। तो उससे ये पूछना है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है स्क्रीन पर ही, उससे पूछना है कि क्या ऐसा हो रहा है कि पहले जो आप काम कर लेते थे वो अब काम आप नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उसमें सांस फूलने लगती है। साफ साफ लिखा है, व्हाट एक्टिविटीज दैट यू कुड प्रीवियसली डू विदाउट डिफिकल्टी आर नाउ causing you to be out of breath। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कि क्या जो काम आप पहले इजिली कर पा रहे थे बिना थके हुए, क्या अब उन कामों को करने पर आपकी सांस फूल जा रही है। तो अगर वो बोलता है तो फिर आप उसको कंसीडर करेंगे। हाँ, अभी PPT भेज दी जाएगी, थोड़ी देर में आप लोगों को ग्रुप पे भेज दी जाएगी, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अभी लास्ट में कर देंगे, लास्ट में रिपीट कर देंगे।
ओएचडी से जब इंसुलिन स्विच करेंगे तो कौन सा इंसुलिन कैसे डोज? देखिए, अगर ये इंसुलिन देना आपका काम नहीं है, आप इंसुलिन नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे कि कैसे इंसुलिन देनी है, आपको बताया जाएगा, या फिर सीनियर्स ही इंसुलिन बताएंगे कि कैसे देना है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि क्या इधर 1 2 3 दिन से आपकी तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है? इसके अलावा आप कह सकते हैं कि क्या आपको पूछ सकते हैं, ये विकेश जो है ये अपना माइक जरा बंद कर लें। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं पेशेंट से कि क्या आपको बैठे रहने पर भी सांस फूल रही है, क्या आपको बैठे रहने पर भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये भी पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको घर के दूसरे कामों को करने में भी सांस फूल जाए? घर के दूसरे काम जैसे कुछ भी हो सकते हैं, खाना बनाना हो सकता है, क्या बोलते हैं, नहाना धोना, आपका खुद का नहाना हो सकता है, सीढ़ियां चढ़ना हो सकता है, आप खुद कपड़े बदल रहे हैं उसमें हो सकता है, कि क्या इन छोटे छोटे कामों को करने में भी आपकी सांस फूल रही है? और अगला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको चलने पर चक्कर आ रहे हैं? अगर इनमें से वो किसी चीज में भी हाँ करता है तो आप कंसीडर करेंगे कि हाँ, हो सकता है कि उसको ब्रेथलेसनेस हो रही हो। ठीक। अब बात करते हैं कि माइल्ड डिस्निया, मॉडरेट डिस्निया और सीवियर डिस्निया क्या क्या चीजें होती हैं। तो माइल्ड डिस्निया में क्या होता है कि माइल्ड डिस्निया जो है वो डेली एक्टिविटीज है उनको हैम्पर नहीं करता है, उनको इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है। तो माइल्ड केसेस में जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ज्यादा एक्टिविटीज, थोड़ी सी एक्सर्शनल एक्टिविटीज, जैसे कि ज्यादा दूर तक चलना हो गया या सीढ़ी चढ़ना हो गया, इतने में अगर आपकी पेशेंट की सांस फूल रही है तो आप उसको माइल्ड डिस्निया के कैटेगरी में डालेंगे। मॉडरेट डिस्निया क्या होता है? मॉडरेट डिस्निया का ये मतलब होता है कि जो आपकी डेली एक्टिविटीज हैं, जो पेशेंट की डेली एक्टिविटीज हैं, वो हैम्पर्ड होंगी, वो इंटरफेयर्ड होंगी डिस्निया की वजह से। यानी कि वो पेशेंट थोड़ी दूर चल लेगा या जीने चढ़ लेगा तो उतने पर ही उसको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। ठीक। तीसरा है सीवियर डिस्निया। सीवियर डिस्निया का मतलब ये होता है कि वो अपने छोटे छोटे काम भी, जैसे खुद नहाना या टॉयलेट ले जाना। अभी इस बार ये इंश्योरेंस के बारे में ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी जो चीज बताई जा रही है उसको सुन लिया जाए। जितने भी इधर उधर वाले क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक जिनका खत्म हो गया वो बाद में डिस्कस, लास्ट में पूछिएगा, बाद में डिस्कस किए जाएंगे, लास्ट में पूछिएगा। तो तो सीवियर डिस्ने की बात कर रहे थे। तो सीवियर डिस्ने में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो अपने छोटे छोटे काम ही, जैसे टॉयलेट जाना, नहाना, कपड़े बदलना, इस तरह के छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ये बात हो गई सीवियर डिस्ने की। ठीक है डॉक्टर साहब, देख लीजिए क्या कोई और स्लाइड बची हुई है? अच्छा, माइल्ड केसेस में भी अगर तीसरे चौथे दिन के बाद भी माइल्ड सिम्टम्स बने रहें तो आप उसको, माइल्ड केसेस की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में माइल्ड केसेस में भी आप क्या बोलते हैं, इनहेलेशनल स्टेरॉइड दे सकते हैं, लेकिन नेबुलाइजेशन के थ्रू नहीं। मीटर्ड डोज इनहेलर होते हैं, एक तरह के, जिनको हम लोग एमडीआई बोलते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर। उनके थ्रू आप लोग 400 माइक्रोग्राम से दिन में 2 बार ब्यूडेसोनाइड एक इनहेलेशनल स्टेरॉइड है, ये दिन में 2 बार दे सकते हैं, और ये 5 से 10 दिन तक के लिए दिया जा सकता है। ठीक। हाँ, एक बात ये कि अगर पेशेंट बताता है कि डॉक्टर साहब हमें डायरिया हो रहा है, हमें पतली पतली लैट्रिन हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ओआरएस पीने के लिए बोलेंगे। 1 पैकेट ओआरएस को 1 लीटर पानी में घोल करके पीने के लिए बोलेंगे। ठीक है। वो दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर हो सकता है। ठीक। अब शायद खत्म हो गया है डॉक्टर साहब, अब खत्म हो गया। हाँ, अब तो ये तो खत्म हो गया। अब जो क्वेरीज आपको जो पूछना हो वो आप मैसेज करिए, जिसको जो जो पूछना हो वो क्वेश्चन करे। एक मिनट कहाँ गया? सर आफ्टर हाउ मेनी डेज कोविड रिकवरी वी कैन टेक वैक्सीनेशन? कोविड ठीक होने के 1 महीने बाद वैक्सीनेशन के लिए जाना है। 7 days बिफोर पेशेंट हैविंग फीवर
but now 7 days before patient having a fever, but nowadays have high cough and weakness. What can I do? एक चेस्ट एक्सरे करवा लें, चेस्ट एक्सरे करवा लें, देख लें कि निमोनिया तो नहीं हो रखा है, उसकी वजह से कफ ज्यादा है, एक चेस्ट एक्सरे करवा लें। अगला क्वेश्चन है, सर हाउ टू मैनेज पेशेंट्स ऑफ डीवीटी एंड कंफर्म कोविड पॉजिटिव showing mild disease symptoms, actually she is by known when to hospitalized, what are danger sign to look for and monitor नॉर्मल सीआरपी वैल्यू एंड डेंजर लेवल। नॉर्मल सीआरपी वैल्यू 6 से कम होती है, 6 से कम, ठीक है। डीवीटी के केसेस में आप खुद ना उनको वो करें, आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर लें, आपको अभी सीनियर अलॉट किए जाएंगे, उनसे कंसल्ट कर लेंगे कि डीवीटी के केसेस में आपको क्या करना है। वैसे तो डीवीटी के केसेस में जो पहले से उनको एंटीकोगुलेंट दिए जा रहे होंगे, उन्हीं एंटीकोगुलेंट को कंटिन्यू करना है। और जो भी कोविड की दवाइयां माइल्ड केसेस में जो अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो जो भी माइल्ड सिम्टम्स की जो दवाइयां हैं वो कंटिन्यू रखनी है, और जो डीवीटी का ट्रीटमेंट है वो भी कंटिन्यू रखना है। अभी अभी के लिए इतना आपका क्वेश्चन है, उसके लिए इतना ही। और हॉस्पिटलाइज करने का इतना ही है कि वही, अगर जो माइल्ड डिजीज है वो मॉडरेटली सीवियर की तरफ मूव कर रही है, अगर सिम्टम्स वर्स हो रहे हैं, तभी एडमिट करना है, वरना एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। सर पहले आपने बोला कि स्टेरॉइड लेने वाले हाई रिस्क पर हैं और फिर बाद में स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो बाद में क्या रोल है स्टेरॉइड का? इसका मतलब ये नहीं है, हाई रिस्क का मतलब है कि उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ सकती है कोविड की वजह से, ये मतलब है। और स्टेरॉइड बाद में, अगर वो पहले से ही ले रहे हैं स्टेरॉइड, तो बाद में उनकी स्टेरॉइड की डोज बढ़ाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। जितना स्टेरॉइड वो पहले से ले रहे हैं, वो हो सकता है कि डोज उसकी कम हो, तो अगर उनकी तबियत बाद में ज्यादा खराब होती है या वो मॉडरेटली सीवियर कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनकी स्टेरॉइड की डोज बढ़ानी चाहिए। 7 days before patient having fever but nowadays have high cough। अच्छा, ये तो उसका आंसर दे ही चुके हैं। बस एक बार ओरल मेडिसिन के बारे में रिपीट कर दीजिए। ओरल मेडिसिन के बारे में रिपीटिशन की अगर हम बात करें, तो आइवरमेक्टिन देनी है, पहले दिन से शुरू करनी है आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम देनी है रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद 3 दिन के लिए, और एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम देनी है दिन में एक बार 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन बंद हो जाएंगी। चौथे दिन से शुरू होनी है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार देनी है, सुबह और शाम, और अगले 5 से 7 दिन तक के लिए देनी है। इनके अलावा पैरासिटामोल देनी है, बच्चों में पैरासिटामोल 500 mg देनी है और बड़ों में 650 mg देनी है। ये पैरासिटामोल दिन में 3 बार देनी है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। इनके अलावा पहले दिन से ही विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक और विटामिन D3 देनी है, ठीक। लिमसी की गोली 500 मिलीग्राम की दिन में 2 बार देनी है, मल्टीविटामिन दिन में 1 बार देनी है, विटामिन D3 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स हफ्ते में 1 बार देनी है, और जिंक 50 मिलीग्राम दिन में 1 बार देनी है, ठीक। तो ये हो गई आपकी मेडिसिन। इफ स्टेरॉइड्स आर स्टार्टेड अर्ली विल, हाँ आ रही है। हाँ हाँ। आप बोलिए, थोड़ी देर मैं मुंह दर्द करने लगा है। दीजिए अगले थोड़े आंसर दीजिए जरा। देखिए क्वेश्चन आया है, स्टेरॉइड्स आर स्टार्टेड अर्ली।
अब वो वायरस को मार ही नहीं पाएगी। डिसाइड करने में। के लिए हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकेशन आपको पीपीटी मिल जाएगी, मेडिकेशन रिपीट हो जाएंगे। 13 डेज के बाद कफ है, नो फीवर इज देयर, व्हाट शुड बी डन? स्टीम लेने को बोलिए, काढ़ा लेने को बोलिए। ज़्यादा दिक्कत है तो एक कप सिरप, कोई भी क्रोसिन वगैरह या म्यूकोलिटिक्स जो एक्सपेक्टोरेंट कप सिरप्स हैं वो दे सकते हैं। अगर किसी को 5 दिन से सिम्टम्स हैं और वो कोई मेडिकेशन नहीं लिया है तो उन्हें डायरेक्ट मॉडरेट ट्रीटमेंट शुरू करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर 5 दिन से सिम्टम्स से ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो सबसे पहले हम 3 दिन का आइवरमेक्टिन और एजिथ्रो का स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें से रिलीफ नहीं मिल रहा है तभी हम आगे का कोई मॉडरेट केसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। हमें माइल्ड का ट्रीटमेंट पहले देना ही है। माइल्ड का ट्रीटमेंट सब में चलना है, उसको नहीं छोड़ना है, वो चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो। माइल्ड का जितनी दवाइयां हैं वो तो सब में ही चलनी है। डॉक्टर, हाई सीआरपी लेवल के कॉजेज को आप गूगल कर लीजिए, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, पर यहाँ पे हाई सीआरपी इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है। जो भी कंडीशंस इन्फ्लामेशन करेंगी बॉडी में, उनमें सीआरपी लेवल बढ़ेगा। नो एनी सिम्टम्स इन पेशेंट लाइक फीवर, कोल्ड, कफ, बट आरटीपीसीआर इज पॉजिटिव, देन व्हाट टू डू? गिव माइल्ड ट्रीटमेंट। माइल्ड का ट्रीटमेंट देना है अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, एसिम्टोमेटिक केसेस में भी, क्योंकि सिर्फ 3 ही ड्रग्स दे रहे हैं हम बेसिकली। आपको एजिथ्रो और आइवरमेक्टिन तो देनी ही है, आप डॉक्सी अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सब मल्टीविटामिन है, आपको देना ही देना है। अपर लिमिट ऑफ सीटी सीवियरिटी स्कोर, आप सीटी सीवियरिटी स्कोर की रिपोर्ट, सीटी की रिपोर्ट पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और पर सीटी सीवियरिटी स्कोर मॉडरेट माइल्ड में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये सिर्फ वायरल लोड में डिफरेंशिएट करता है। माई फादर स्टिल हैविंग माइल्ड कफिंग इवन आफ्टर 2 वीक्स ऑफ आरटीपीसीआर नेगेटिव। आप उनको ग्रिलिंगटस सिरप दे सकते हैं या कोई कफ सिरप दे सकते हैं, म्यूकोलिटिक्स। स्टीम लेते रहें और काढ़ा पिए, बट ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ और करने की जरूरत नहीं है अब उसमें। और चाहे तो मीटर डोज इनहेलर से वो ब्यूटासाइड ले सकते हैं। ब्यूटाकार्ड 400। इफ समवन कांट टेक एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन, व्हाट कैन दे टेक? अगर एंटीकोगुलेंट इंजेक्शन नहीं ले सकता है तो रिवारोक्साबैन 10 mg। रिवाबैन और कई नामों से अवेलेबल है, रिवाबैन, ज़ेरेल्टो, एलिक्विस, इस नाम से मिल जाएगी। सीआरपी, IL-6, ILDH, डी डाइमर का यूज क्या है? ये सब सीवियरिटी डिसाइड करते हैं। आपको उनके जब टेस्ट देने हैं तो उनकी जब वैल्यू आएगी तो उससे वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट किस साइड जा रहा है। सीवियरिटी डिसाइड होगी इन चारों चीज़ों से। सर, टोबैको टेकर्स इंडिविजुअल कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन हाई रिस्क केसेस? नहीं, कोई नीड नहीं है। स्मोकिंग हाई रिस्क में आती है,